सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी। उस एमसीक्यू सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। जैसे आपको पता है कि ये हमारा लेक्चर जो इंग्लिश क्लास है, ये इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया जाएगा। पास क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे, उसका डिस्कशन किया जाएगा। पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल मिलेगी। और इस बार हमने एक चेंज किया है। जो पहला लेक्चर था उसमें पीडीएफ आपको केवल इंग्लिश में मिली है, लेकिन इस लेक्चर से आपको पीडीएफ जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल आपको होगी। कुछ स्टूडेंट्स के हमें कमेंट्स आए थे कि सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में हमें पीडीएफ अवेलेबल करके दीजिए। उसको ध्यान रखते हुए हमने इस प्रकार का चेंज लाया है। तो हमने स्टार्ट की थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस वेयर ब्रॉट इन द आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन आप आगे वाले स्लाइड पे पढ़ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद सेना में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए थे। ऑप्शन पहला, द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस इन द आर्मी वॉज डिक्रीज। दूसरा, कम्युनल ट्राइबल एंड रीजनल लॉयल्टीज वेयर इनकरेज अमंग द सोल्जर्स। और तीसरा, इंडियंस वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स। उसी को हिंदी में देखा जाए तो सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों की अधिक संख्या में भर्ती की गई। सैनिकों के बीच सामुदायिक जनजाति एवं क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया था। और तीसरा, भारतीयों को अधिकारी वर्ग से बाहर रखा गया था। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है, ये जो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। क्योंकि अगर हम देखें कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश ब्रिटिश भारत की जो गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि अगर हमने ज़्यादातर अगर सैनिक भारतीयों को रखा गया तो जिस प्रकार से 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो वापस से हो सकता है। तो उसमें उनको खुद को एक अपना सेफ्टी के तौर पे उन्होंने यूरोपियन सोल्जर्स की भर्ती ज़्यादा की थी। इसलिए ये पहला तो गलत। पहला कह रहा था कि यूरोपियन की तुलना में भारतीयों की ज़्यादा भर्ती हुआ था, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा है, कम्युनल ट्राइबल एंड रीजनल लॉयल्टीज वेयर इनकरेज अमंग द सोल्जर्स। तो ये बात सही है, क्योंकि सेना के जो भारतीय अनुभाग थे उसका गठन ही बांटो और राज करो की नीति पर आधारित था, ताकि अंग्रेज जो है अगर उनके विरोध में अगर कोई विद्रोह हो तो उनमें इनके पुनः एकजुट होने के अवसर को रोका जा सके। सैनिकों के बीच सांप्रदायिक, जातीय, जनजातीय और क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित इसमें किया गया था, ताकि उनके बीच में राष्ट्रवाद की भावना विकसित ना हो पाए। अगर उदाहरण के लिए अगर बताया जाए तो अधिकांश रेजिमेंट जो थी उसमें जातिगत और सांप्रदायिक कंपनियों को आरंभ किया गया था, इसलिए पहला सही है। तीसरा है, इंडियंस वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स। तो ये भी बात सही है, क्योंकि भारतीयों को जो है अधिकारी वर्ग से जो है अलग कर दिया गया था, और उनको ज़्यादातर अधिकारी वर्ग भारतीय नहीं होते थे। अगर आपको हम एक चीज़ यहाँ पे ऐड करें तो 1914 तक जो है 1914 तक 1914 तक स्थिति ऐसी थी कि किसी भी भारतीय को सूबेदार की श्रेणी से उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। ठीक, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला गलत है, तो ए, बी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे। अपना आंसर निकल के आता है सी। तो ये सी जो है 2 और 3 ओनली, ये हमारा आंसर रहेगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषा में आपको दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। कुछ आपको इवेंट्स जो है आपको दी गई है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है दांडी मार्च। दूसरा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीसरा है गांधी एरविन पैक्ट।
और चौथा है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। आपको इसका क्रोनोलॉजी आपको लगाना है, ये कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो जो दांडी मार्च हुआ है, दांडी मार्च हम सब जानते हैं कि दांडी मार्च जो है ये 1931 में हुआ है, सॉरी 1930 में हुआ है, ठीक, माफ़ कीजिएगा, 1930 में हुआ है। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये 1931 में हुआ है। जो गांधी आयरविन पैक्ट जो था ये 1931 में ही हुआ था, ठीक, 1931 में। और जो बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन था ये 1927 में हुआ है, 1927 में हुआ है। तो इसमें कांग्रेस द्वारा जो है ये दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात है, ये दिसंबर में हुआ था। तो दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित अपने एक वार्षिक सत्र में उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। कौन सा सेशन हुआ था 1927 में? मद्रास, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम मद्रास, मद्रास सेशन हुआ था कांग्रेस का, मद्रास सेशन, मद्रास सेशन। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ठीक, उसमें गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ किया गया था। तो जो दांडी मार्च था 1930 में जो हुआ है ये मार्च में हुआ है, 1930 मार्च में हुआ है, ठीक। और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। इसमें आपको हम थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ है वो मार्च 1931 में हुआ है। ये जो हुआ है ये मार्च 1931 में हुआ है, मार्च। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये सितंबर से दिसंबर चला, सितंबर टू दिसंबर, सितंबर टू दिसंबर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो ये बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन तो सबसे पहला 4 आना चाहिए। तो 4 कहाँ है? 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 जगह है। उसके बाद जो होगा उसके बाद में आना चाहिए 1930, यहाँ पे एक मार्च है अपने पास, ठीक है, तो उसके बाद एक आना चाहिए, 4 के बाद एक आना चाहिए। और उसके बाद में अगर देखें तो 1931 मार्च और ये सितंबर, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें एकदम सटीक बैठ रहा है, इसके लिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट वेयर द मॉडरेट्स। इसका मतलब कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से राष्ट्रवादी जो थे वो नरमपंथी थे। तो पहला ऑप्शन है आपका अरबिंदो घोष, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा लाला लाजपत राय। तो हम अगर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगर हम आपको कुछ अगर बात बताएं तो उसमें 1885, ठीक, 1885 1885 से लेके 1905 तक ये जो चरण था इसको पहला चरण कहा जाता है। इसमें कुछ अग्रणी नेता थे जिसमें ह्यूम थे, ह्यूम थे, एओ ह्यूम। उसके बाद में डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा डब्ल्यू सी बैनर्जी वाला लिखा है। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एस एन बैनर्जी थे, एस एन बैनर्जी, एस एन बैनर्जी थे। उसके बाद में उसमें देखा जाए तो फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद देखा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और ऐसे कई सारे उसमें। उसके बाद रनाडे थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये जो थे नरमपंथी जो थे नेता थे।
और अगर हम देखें तो इसमें अरबिंदो घोष जो थे ये गरम दल के नेता थे। ठीक, ये नरमपंथी नहीं थे, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे जो आपको लिस्ट बताया है उसमें 2, 3 और लाला लाजपत राय भी जो थे वो भी गरम दल के नेता थे। तो अरबिंदो घोष और लाला लाजपत राय 1 और 4 हमें एलिमिनेट करना है। 1, 4 एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर बचेगा 2 और 3। अगर हम देखें, क्योंकि ये 1885 से 1905 का जो समय जो चला इसको पहला चरण कहा जाता है। इस चरण में नरमपंथी नेता थे। 1905 से लेके 1917 तक हम कह सकते हैं। इसमें गरम दल के नेता जो थे वो बहुत ज़्यादा अग्रणी थे, जिसमें लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। उसके साथ ही इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, बीजी तिलक थे, बीजी तिलक। और उसी के साथ इसमें लाल, बाल और एक पाल थे। ठीक, उसमें पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और एक नेता और थे, इनका नाम था अरविंदो घोष, जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। तो ये जितने भी सब नेता थे ये गरम दल के नेता थे। और इसके बाद गांधी युग शुरू हो जाता है। हमें पता है 1917 जैसे चंपारण में गांधी जी का एंट्री होता है, उसके बाद आपको गांधी युग देखने के लिए मिलता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में आपको एक सवाल यहाँ पे दिख रहा है। इट वॉज सेंट टू सीक एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 2। यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट प्रॉमिस इंडिया बोथ डोमिनियन स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर। इस मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस और संविधान निर्मात्री निकाय दोनों प्रदान करने का आश्वासन दिया था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हम इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो इसमें पहला जो है, ये पहला कथन तो एकदम सही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में स्थिति बिगड़ने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट जो थे, उनका नाम था रूजवेल्ट, रूजवेल्ट। ठीक, तथा चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक एवं ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेताओं द्वारा चर्चिल पर युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए दबाव डाला था, उन पे दबाव डाला गया था। तो इस सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में, कब हुआ था ये क्रिप्स मिशन, कब आया था? मार्च 1942 में, मार्च 1942 में। ठीक, तो मार्च 1942 में लेबर पार्टी के एक वामपंथी कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनकी अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल जो था भारत भेजा गया। और क्रिप्स ने पहले भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय रूप से उन्होंने जो है समर्थन प्रदान किया था। तो पहला तो सही है। दूसरा हम देखते कि इट प्रॉमिस इंडिया बोथ डोमिनियन स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर। तो हाँ, ये बात एकदम सही है कि डोमिनियन स्टेटस और संविधान निर्मात्री निकाय का गठन का आश्वासन वहाँ पे दिया गया था। तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, उनके लीडर के नाम वहाँ पे दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सी लीडर किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आ रहा है
ऑल इंडिया किसान सभा, वहाँ पे लीडर का नाम लिखा है आचार्य नरेंद्र देव। दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पीसी जोशी। ठीक, ऐसे आपको 3 लीडर के नाम दिए गए हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव का जो है वो तो नहीं है, पहला गलत है। तो ऑल इंडिया किसान सभा है किसका, ये सवाल बनता है। तो जो ऑल इंडिया किसान सभा, जिसे को हम अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में जानते हैं, तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सहजानंद सरस्वती। सरस्वती। दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, एकदम सही है, ये पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पीसी जोशी, ये भी बात एकदम सही है। उस हिसाब से देखा जाए इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। तो इसमें हम एक्स्ट्रा आपको बात बताएंगे कि जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये अप्रैल 1939 में, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसको फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन जो हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन वो अप्रैल 1939 में हुआ है। अप्रैल 1939 में हुआ है, 1939 में हुआ है। ठीक, और ये कब किया गया था? जब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वही देखा जाए तो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में यहाँ पे लिखा है। जो आचार्य नरेंद्र देव जो थे, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 1934 में। 1934 में इसका गठन हुआ है। ठीक, यहाँ पे 1939, इसको आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ये कर देते हैं, 1 मिनट। ये 1939 था। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक, और उसके बाद 1935 के बाद जो है पीसी जोशी के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी। इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कभी सीपीआई की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, बिहार पीसीएस हो, उसके बाद में यूपीसी हो, यूपी पीसीएस हो, उसमें ये सब सवाल पूछ लेता है कि कौन से पार्टी का गठन कब हुआ था, सीधा पूछ लेता, साल पूछ लेता है। तो उसके लिए आपको जो है इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि 1935 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना पीसी जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन हम बताया है। इसी का हिंदी वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।